सोचिए, हमारी दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जिसे इंसानों ने सबसे आखिर में खोजा। एक पूरा का पूरा महाद्वीप जो सिर्फ 200 साल पहले तक बस एक कोरा सफेद पन्ना था, एक रहस्य। और आज भी ये बर्फीली दुनिया अंटार्कटिका हमारी पृथ्वी की आखिरी सरहद मानी जाती है। पर सवाल ये उठता है कि धरती का ये सबसे खूबसूरत सफेद रेगिस्तान एक बर्फीला कब्रिस्तान क्यों कहलाता है? ये कहानी है उन बहादुर खोजकर्ताओं की जो इसे जीतने के लिए निकले थे, पर हमेशा हमेशा के लिए इसकी बर्फ में ही दफन हो गए। देखिए, इसकी असली हकीकत को समझने के लिए चलिए इसकी तुलना दुनिया के दूसरे छोर यानी आर्कटिक से करते हैं। आर्कटिक में 40 लाख लोग रहते हैं, पोलर बेर जैसे जानवर हैं, बस्तियां हैं। लेकिन अंटार्कटिका जीरो। यहां कोई परमानेंट आबादी नहीं है, कोई जमीनी जानवर नहीं, सिर्फ कुछ साइंटिफिक रिसर्च बेस हैं जो बाकी दुनिया से लगभग पूरी तरह कटे हुए हैं। इस महाद्वीप की क्रूरता को अगर सच में महसूस करना है तो हमें इतिहास की उस बर्फीली दौड़ में चलना होगा जब इंसान पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। ये कहानी है ब्रिटिश नेवी के कैप्टन रॉबर्ट स्कॉट की। 1911 में वो और उनकी टीम साउथ पोल के लिए निकले। सोचिए, महीनों की जानलेवा मशक्कत के बाद जनवरी 1912 में जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचे तो उनका दिल टूट गया। वहां नॉर्वे का झंडा पहले से लहरा रहा था। रोवाल्ड एमुंडसेन उनसे 1 महीना पहले ही ये रेस जीत चुके थे। हारे हुए, बुरी तरह थके हुए स्कॉट और उनके साथियों ने वापसी का सफर शुरू किया, पर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। एक भयानक बर्फीले तूफान ने उन्हें अपने टेंट में कैद कर लिया और सप्लाई डिपो से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर वो एक-एक कर मौत की गहरी नींद में सो गए। और इसीलिए बीबीसी ने इसे बिल्कुल सही कहा था, एक बर्फीला कब्रिस्तान। स्कॉट की टीम अकेली नहीं थी। न जाने कितने ही खोजकर्ताओं की हिम्मत ने इस बर्फ के आगे दम तोड़ दिया और उनके शरीर आज तक नहीं मिले। तो आखिर ऐसा क्या है इस जगह में जो इसे इतना ज्यादा जानलेवा बना देता है? ये सिर्फ ठंड नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया है जहां मौसम के नियम ही बिल्कुल अलग हैं। यहां धरती का सबसे कम रिकॉर्ड ब्रेक तापमान दर्ज किया गया है, -90 डिग्री सेल्सियस। ये ठंड इतनी ज्यादा है कि अगर आप उबलता हुआ पानी हवा में फेंकेंगे ना तो वो जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ बन जाएगा। चलिए इसका अंदाजा लगाने के लिए दिल्ली की सर्दियों से तुलना करते हैं। दिल्ली में जब पारा 5 डिग्री पर जाता है तो हमारी हालत खराब हो जाती है ना, जबकि हवा में करीब 30% नमी होती है। वही अंटार्कटिका की गर्मियों का तापमान -40 डिग्री होता है और हवा में नमी 0.03% से भी कम। ये हवा आपके शरीर की सारी नमी एक पल में सोख लेती है। और फिर आती हैं यहाँ की हवाएं, जिन्हें कैटाबैटिक विंड्स कहते हैं। ये कोई मामूली हवाएं नहीं हैं। यहाँ जमीन आसमान से ज्यादा ठंडी होती है, जिससे भारी ठंडी हवा ग्रेविटी की वजह से पहाड़ों से नीचे की ओर भागती है और भागते भागते 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तूफानी रफ्तार पकड़ लेती है। ये किसी भी समुद्री तूफान से कई ज्यादा खतरनाक हैं। और इन्हें तूफानी हवाओं से पैदा होता है व्हाइट आउट। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति जब बर्फ से ढकी जमीन और सफेद बादलों वाला आसमान मिलकर एक हो गए हैं। कुछ पता नहीं चलता कि ऊपर क्या है, नीचे क्या है, आगे क्या है। दिशा का हर अंदाजा खत्म हो जाता है और इंसान बस एक ही जगह पर गोल गोल भटकता रह जाता है। और अगर कोई इस व्हाइट आउट में रास्ता भटक जाए तो उसका सामना हो सकता है एक छुपे हुए मौत के जाल से, क्रेवास। ये बर्फ की मोटी चादर में छुपी हुई गहरी दरारें होती हैं जो 100 फीट से भी गहरी हो सकती हैं। ये बिना किसी चेतावनी के किसी को भी जिंदा निगल सकती हैं और कई खोजकर्ताओं के गायब होने का राज इन्हीं दरारों में हमेशा के लिए दफन हो गया। तो अब सवाल ये है कि अगर ये जगह इतनी खतरनाक है तो आज इंसान यहाँ कैसे मौजूद है? चलिए देखते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी ने यहाँ के जीवन को कैसे बदल दिया है। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन नई तकनीक की बदौलत आज हर साल 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट अंटार्कटिका पहुंचते हैं। सोचिए, 1990 के दशक में ये संख्या सिर्फ 5000 थी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये सारा टूरिज्म सिर्फ 3-4 महीनों के लिए ही मुमकिन है, जब यहाँ 6 महीने लंबा दिन होता है। बाकी के 6 महीने यहाँ सूरज उगता ही नहीं और ये पूरा महाद्वीप अंधेरे और जानलेवा बर्फीले तूफानों की चपेट में आ जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है मैकमुर्डो स्टेशन, जहाँ करीब 1000 वैज्ञानिक और स्टाफ रहते हैं। यहाँ अस्पताल है, एटीएम है, शानदार लैब्स हैं। यहाँ पैदा होने वाला हर छोटा बड़ा कचरा या तो प्रोसेस किया जाता है या जहाज से बाहर भेजा जाता है। और इंटरनेट,
वो सैटेलाइट के जरिए दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए ही मिलता है। अब एक और बड़ा सवाल दिमाग में आता है, अगर इस महाद्वीप के नीचे इतनी बेशुमार दौलत छिपी है तो दुनिया के ताकतवर देश इस पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते? एक अनुमान के मुताबिक अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 511 बिलियन बैरल तेल दबा हुआ है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार हो सकता है। तो फिर इस पर कोई अपना हक क्यों नहीं जताता? इसका जवाब छिपा है 1959 में हुई एक अनोखी संधि में, जिसे अंटार्कटिक ट्रीटी कहते हैं। इस समझौते ने साफ कर दिया कि यहां कोई सेना नहीं होगी, कोई देश जमीन पर नया कब्जा नहीं करेगा और कोई भी तेल या खनिज के लिए खुदाई नहीं करेगा। ये महाद्वीप सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के लिए है और इसकी खोजों पर हक पूरी इंसानियत का होगा। और विज्ञान के लिए तो ये जगह किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ का बेहद सूखा और स्थिर वातावरण इसे अंतरिक्ष में झांकने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह बनाता है। ब्लैक होल की जो पहली तस्वीर दुनिया ने देखी, वो यहीं मौजूद साउथ पोल टेलीस्कोप के बिना शायद मुमकिन ही नहीं थी। तो अंत में चलिए बात करते हैं इस बर्फीले महाद्वीप के भविष्य की और इसके संरक्षण में हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है। अब एक ऐसे खतरे की बात करते हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन वैज्ञानिक इसे लेकर बेहद गंभीर हैं, और वो है ज़ॉम्बी वायरस। सोचिए जरा, लाखों सालों से इस बर्फ की गहराइयों में न जाने कितने अनजान वायरस और बैक्टीरिया जमे हुए हैं। अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बर्फ पिघल रही है, ये टाइम कैप्सूल खुल रहा है। अगर ये प्राचीन कीटाणु बाहर आ गए तो ये ऐसी बीमारियों को जन्म दे सकते हैं जिनके खिलाफ ना तो इंसानों में कोई इम्यूनिटी है और ना ही हमारे पास कोई इलाज। तो क्या इस जमे हुए महाद्वीप को बचाए रखना ही इंसानियत की आखिरी परीक्षा है? अंटार्कटिका सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम एक ग्रह के तौर पर अपनी इस साझा विरासत को बचाने में कितने कामयाब हो पाते हैं। ये इंसान की हिम्मत की नहीं, बल्कि उसकी समझदारी की असली परीक्षा है।